हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एस एन बायोलॉजी यूट्यूब चैनल। मैं निकिता आपका अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे। लास्ट क्लास में हमने हमारे सारे वाइटामिन्स के डिजीज़, उनके केमिकल नेम, उनके डिस्कवरी और कौन से टाइप का वाइटामिन्स हैं वो हमने डिस्कस कर लिया था। अभी की क्लास में हम अपने आगे के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तो आज हमें डिस्कस करना है कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स और जितनी भी चीज़ें हमारी यहाँ पे बची हुई हैं। तो आज की क्लास में उसको हम कंप्लीट कर लेंगे। अच्छा, लास्ट क्लास में विटामिन के की डिस्कवरी मेरे को याद नहीं थी किसने की थी, तो उसको लिख लेते हैं। विटामिन के की डिस्कवरी की थी पीटर। ठीक है, उसकी डिस्कवरी की थी पीटर हेनरी डैन। यहाँ पे लिख लेते हैं पीटर पीटर हेनरिक हेनरिक डैन। इन्होंने डिस्कवरी की थी 19 सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो हम क्या देख रहे थे, इसकी डिस्कवरी विटामिन के की डिस्कवरी की थी पीटर हेनरिक हेनरिक डैन। ठीक है, अभी आज का हमारा टॉपिक क्या है। हमने न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था। तो न्यूट्रिशन में हमने देखा था कि न्यूट्रिएंट्स होते हैं। न्यूट्रिएंट्स क्या हमको प्रोवाइड करते हैं, फूड से एनर्जी प्रोवाइडिंग सब्सटेंसेस होते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा एनर्जी प्रोवाइडिंग सब्सटेंसेस कौन कौन से हैं। ठीक है, तो अभी का हमारा टॉपिक क्या होगा, एनर्जी प्रोवाइडिंग सब्सटेंसेस। एनर्जी प्रोवाइडिंग सब्सटेंसेस। तो हमारे एनर्जी प्रोवाइडिंग सब्सटेंसेस कौन कौन से थे, तीन थे। ठीक है, पहला हमारा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, सेकेंड था प्रोटीन। ठीक है, और थर्ड हमारा क्या है, फैट। ठीक है, तो अगर बात करें एनर्जी प्रोवाइडिंग सब्सटेंसेस की, तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो सबसे जल्दी इन एनर्जी हमको प्रोवाइड करता है। तो इससे हमको इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। इससे हमको मिलती है इंस्टेंट एनर्जी। ठीक है, अच्छा, एक बैलेंस्ड डाइट की बात करें, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं बैलेंस्ड डाइट की बात करें, तो एक बैलेंस डाइट में कितना कार्बोहाइड्रेट परसेंटेज होना चाहिए, प्रोटीन और फैट, उसको देख लेते हैं। तो 60% कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए हमारे बैलेंस डाइट में, और 15% प्रोटीन होना चाहिए, और 25% एटलीस्ट उसमें हमारे फैट्स होने चाहिए। ठीक है, अच्छा, एक पॉइंट क्या है, जब भी अब कार्बोहाइड्रेट अवेलेबल नहीं होता है ना, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स ये दोनों जब अवेलेबल नहीं होते हैं तभी जो हमको एनर्जी मिलती है वो प्रोटीन से मिलती है ना। तो ये पॉइंट है, इन एब्सेंस ऑफ, मैं कार्ब लिख रही हूँ। ठीक है, कार्ब एंड फैट, जो एनर्जी मिलती है हमको वो किससे मिलती है, वो मिलती है प्रोटीन से। ठीक है, अच्छा, एक और चीज़, अभी हमने शायद विटामिन में शायद रह गई थी, विटामिन थियरी किसने दी थी, है हमारी विटामिन थियरी। ठीक है, इसको किसने दी थी, हॉपकिंस एंड फंक ने। हॉपकिंस एंड फंक ने इसकी ये वाली थ्योरी दी थी। ठीक है, तो अभी हम कार्बोहाइड्रेट से स्टार्ट करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं उनके बारे में सारी चीज़ें एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारी हेडिंग क्या जाएगी, कार्बोहाइड्रेट्स।
कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, मेन एनर्जी प्रोवाइडिंग सब्सटेंस हमारा जो है वो है हमारा कार्बोहाइड्रेट। सबसे पहले एनर्जी हमको कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। तो इसका सबसे पहला जो पॉइंट होगा, मेन एनर्जी प्रोवाइडिंग सब्सटेंस, ठीक है। ये हमारा सबसे जल्दी एनर्जी प्रोवाइड करता है और मेन एनर्जी प्रोवाइडिंग सब्सटेंस हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट किस चीज़ का बना होता है, तो ये बना होता है कंपाउंड ऑफ, इट इज अ कंपाउंड ऑफ कार्बन, ठीक है, C फॉर कार्बन, हाइड्रोजन, H फॉर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, O फॉर ऑक्सीजन, ठीक है। ये तीन चीजों से मिलके बना होता है, ठीक है। अच्छा, इन तीनों का रेशियो कितना होता है कार्बोहाइड्रेट में, तो ये होता है 1:2:1, ठीक है। इनका ये रेशियो है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या रेशियो होता है, ठीक है। तो वो कितना होता है 1:2:1, ठीक है। अच्छा, हमने देख लिया बैलेंस डाइट में, हमारे बैलेंस्ड डाइट में कार्बोहाइड्रेट कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए हमारे पूरे फूड का, पूरे डाइट का 60% उसमें से कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जो कार्बोहाइड्रेट है वो स्टोर्ड होता है हमारे बॉडी में। तो अगर ये एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट है, हमने एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट लिया, ठीक है, तो वो हमारे बॉडी में या प्लांट्स की बॉडी में किस फॉर्म में स्टोर होता है, तो अगर प्लांट्स की बात करें, इन प्लांट्स इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ठीक है। ये प्लांट्स में स्टार्च के फॉर्म में स्टोर्ड होता है। जबकि अगर हम बात करें एनिमल्स में, एनिमल्स मतलब हमारे ह्यूमन बीइंग्स में मोस्टली, ठीक है, ह्यूमंस की अगर बात करें या फिर एनिमल्स की बात करें, तो इनमें किस फॉर्म में स्टोर होता है, ये ग्लाइकोजन के फॉर्म में, ग्लाइकोजन, ठीक है। तो अगर कभी पूछे कि क्वेश्चन में एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट जो हमारी बॉडी को नीड नहीं होती, तो वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, तो वो स्टार्च और ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है बॉडी में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है, जब ये कार्बोहाइड्रेट एक्स्ट्रा कब होता है, मतलब मान लीजिए अगर हमारी बॉडी है, इसको हम कॉन्टिन्यूसली ग्लूकोज देते जा रहे हैं, तो एक होगा ना अमाउंट जितनी हमको सिर्फ बॉडी को नीड है, ठीक है। अगर नीड से ज्यादा एक्सेस हो गया, एक्सेस ऑफ ग्लूकोज हो गया, तब ये ग्लूकोज जो होता है वो कन्वर्ट होता है स्टार्च या ग्लाइकोजन के फॉर्म में, ठीक है, स्टार्च या ग्लाइकोजन के फॉर्म में। तो ये जो एक्स्ट्रा फॉर्म कब होता है, जब हमको ग्लूकोज का अमाउंट ज़्यादा मिल जाता है, एक्सेस अमाउंट हो जाता है, जितनी बॉडी को नीड है उससे ज़्यादा अगर हमने ग्लूकोज का इंटेक लिया, तो वो कन्वर्ट हो जाता है स्टार्च और ग्लाइकोजन के फॉर्म में। ये भी कहते हैं पॉइंट, एक्सेस अमाउंट, एक्सेस एक्सेस अमाउंट ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज। अब ग्लूकोज आपको पता है, ग्लूकोज जो होता है वो फूड होता है ना बॉडी के लिए। एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू फैट, लाइपोलिसिस, ठीक है। ये स्टार्च और ये ग्लाइकोजन एक एक टाइप का फैट है, ठीक है। तो ये इसके लाइपोलिसिस के प्रोसेस के थ्रू कन्वर्ट हो जाता है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, हमारे कार्बोहाइड्रेट्स कितने टाइप्स हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो अगर टाइप्स की बात करें, तो ये दो बेसिस पे, ठीक है। तो सबसे पहला ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस करते हैं तो उसके बेस पे कैसा होता है, पहला क्या होता है ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस के बेस पे ये कितना होता है, तीन टाइप का होता है, ए बी एंड सी। हमारा फर्स्ट हो गया मोनोसैकेराइड,
ठीक है। सेकंड हो गया डाइसैकेराइड, और थर्ड हमारा हो गया ओलिगो या पॉलीसैकेराइड। ओलिगो या फिर पॉलीसैकेराइड। ठीक है, अब ये तीनों के बारे में देखते हैं कि ये होते क्या हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारा मोनोसैकेराइड क्या होता है। मोनो टर्म से मतलब समझ में आ रहा है एक सिंगल, मोनो का मतलब हो गया सिंगल। तो जो भी हमारा कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, वो सिर्फ मतलब एक ही फॉर्म में प्रेजेंट हो तो हम मोनोसैकेराइड बोलते हैं। ये सबसे पहले मोनोसैकेराइड अगर हम लिख लेते हैं, हमारी हेडिंग नेक्स्ट होगी मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड सबसे पहले तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, सिंपलेस्ट सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट। अगर क्वेश्चन में पूछता है आपका सबसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट कौन सा होता है, तो वो कौन सा होता है, मोनोसैकेराइड होता है। सेकेंड चीज क्या है, ये स्वीट टेस्ट का होता है। इसका जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है, ये स्वीट होता है, टेस्ट में मीठा होता है। ठीक है, और ये कलरलेस होता है। ठीक है, कलरलेस होता है। अच्छा, इसको हम रिड्यूसिंग शुगर के भी नाम से जानते हैं, ऑल्सो नोन एज, ऑल्सो कॉल्ड रिड्यूसिंग शुगर। इसको हम रिड्यूसिंग शुगर के भी नाम से जानते हैं, किसको, मोनोसैकेराइड को। ठीक है, अच्छा, अब ये एक और चीज, अब हम इसको हाइड्रोलिसिस के बेसिस पे कन्वर्ट किए ना, मतलब कितने टाइप्स हैं। तो मोनोसैकेराइड जो होता है ये हाइड्रोलाइज नहीं होता है, डू नॉट हाइड्रोलाइज, ये हाइड्रोलाइज नहीं होता है, मतलब ये ब्रेक डाउन होके किसी और को, मतलब किसी दूसरे सैकेराइड को नहीं बनाएगा हाइड्रोलाइज। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं, एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं, अगर कलरफुल, ठीक है, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, ग्लूकोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, फ्रक्टोज। अच्छा, ये दोनों मान लीजिए बहुत बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है। हमारे जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं ऐसे उनको हम समझिए, मोनोसैकेराइड्स कौन कौन से हो सकते हैं, ट्रायोजेज, ठीक है, फिर टेट्रोज, टेट्रोजेज, टेट्रा के बाद पेंटा आता है, पेंटोजेज, फिर हेक्सा, हेक्सोजेज, देन हेप्टा। ठीक है, हेप्टोजेज। ठीक है, इसके अलावा जो भी आएंगे वो हमारे ओलिगो और वो हमारे डाइसैकेराइड्स में आ जाएंगे या फिर ओलिगोसैकेराइड्स। अभी इसमें कितने हैं हमारे, हेप्टोजेज मतलब 8, हेप्टा मीन्स हेक्स, ये 7 नंबर होता है। ठीक है, तो अभी हमारा नेक्स्ट क्या है, मोनोसैकेराइड के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डाइसैकेराइड। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड के बारे में देखते हैं, डाइसैकेराइड क्या होता है, ये हाइड्रोलाइज होके दो मोनोसैकेराइड्स का फॉर्मेशन करते हैं, हाइड्रोलाइज टू गिव टू मोनोसैकेराइड्स, ये दो मोनोसैकेराइड्स को बनाता है मोनोसैकेराइड्स। ठीक है, डाइसैकेराइड्स का मतलब समझ में आ रहा है, डाई मीन्स होता है टू, ठीक है, सैकेराइड मतलब दो सैकेराइड वाला, मतलब उसमें दो मोनोसैकेराइड्स का फॉर्मेशन होगा हाइड्रोलिसिस के बाद में। एग्जाम्पल आपका इसमें क्या है, सुक्रोज, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, ये सारे हमारे एक्सेट्रा, ये तीनों हमारे क्या है, ये हमारे हो गए डाइसैकेराइड। अगर आपको हम इसको एज अ रिएक्शन की तरह समझने की कोशिश करें तो क्या होता है, हमारा हो गया C12H22, ठीक है, ये हमारा O11, ये हमारा सुक्रोज का फॉर्मूला है,
ये सुक्रोज है। अब ये जब रिएक्ट करेगा वाटर से तो फॉर्मेशन करेगा दो मोनोसैकेराइड्स का। दोनों मोनोसैकेराइड्स कौन कौन से हैं? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ठीक है। C6H12O6 प्लस C6H12O6। इसमें से एक हमारा हो गया ग्लूकोज, एक हमारा हो गया फ्रक्टोज, ठीक है। थर्ड हमारा क्या है? ओलिगो और पॉलीसैकेराइड। अगर हम ओलिगो और पॉलीसैकेराइड की बात करें, ओलिगो एंड पॉलीसैकेराइड की बात करें तो ओलिगो और पॉलीसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड्स क्या होते हैं? जिनमें 2 to 9 मोनोसैकेराइड यूनिट्स होती हैं। इसमें 2 to 9 मोनोसैकेराइड इसमें यूनिट्स होती हैं, मोनोसैकेराइड यूनिट्स प्रेजेंट, ठीक है। इसमें कितनी यूनिट्स पाई जाती हैं? ये सारे जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं, मान लीजिए एक मोनोसैकेराइड है, दूसरा है, ठीक है, ये सारे बॉन्डेड किस चीज से होते हैं? ये लिंक्ड होते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से ये बंधे होते हैं। पॉलीसैकेराइड में 9 से ज्यादा होगा, पॉली में मोर देन 9 मोनोसैकेराइड्स, ठीक है। मोर देन 9 मोनोसैकेराइड्स, 9 मोनोसैकेराइड्स, ठीक है। ये हमारा हो गया ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स। हमारे ओलिगोसैकेराइड्स की बात करें, अगर ओलिगोसैकेराइड में एग्जाम्पल एक लिख लीजिए, स्टैकियोमायोस, स्टैकिनोज का, स्टैकिनोज है, स्टैकिनोज, स्टैकिनोज है। और पॉलीसैकेराइड में हमारा ग्लाइकोजन और वो क्या था, सेल्यूलोज। पॉलीसैकेराइड में आ गया सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन, ये सब हमारे पॉलीसैकेराइड्स हैं, ठीक है। अभी हम थोड़ा और देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? अभी हमारा ये कार्बोहाइड्रेट हो गया। कार्बोहाइड्रेट के फंक्शन के बारे में देख लेते हैं। ये टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट के बारे में देख लिया अब, ठीक है। अभी हम फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट देखेंगे। तो फंक्शन क्या होता है? सबसे पहले तो जो ये फ्यूल की तरह, ये जो फ्यूल होता है वो किसकी यूज करता है? फ्यूल को यूज करता है ग्लूकोज को, ठीक है। ये ग्लूकोज को फ्यूल की तरह यूज करता है, ये वर्क करता है, वर्क एज फ्यूल इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। मतलब ये ग्लूकोज के फॉर्म में फ्यूल की तरह एक्ट करता है, ठीक है। मतलब हमारी बॉडी को जो फ्यूल मिलती है वो ग्लूकोज के फॉर्म में मिलती है, ठीक है। सेकेंड क्या है? वर्क्स एज, ये स्टोर्ड फूड की तरह एक वर्क करता है ना, स्टोर्ड फूड की तरह। हमारा कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड फूड को भी बनाने में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट जो है ये डीएनए और आरएनए का कंपोनेंट भी होता है, कंपोनेंट ऑफ आरएनए एंड डीएनए, ठीक है। ये हो गया। तो यहाँ पे हमारा कार्बोहाइड्रेट खत्म होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है प्रोटीन। प्रोटीन के बारे में बात करें तो प्रोटीन के बारे में आप सबको बहुत पता होगा कि अभी सब लोग प्रोटीन के बारे में बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं। प्रोटीन रिच डाइट के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि हमारी जो पूरी बॉडी है, पूरी बॉडी के सिंगल हर एक सेल वो हमारी प्रोटीन से ही बनी हुई है, ठीक है। तो प्रोटीन हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प कर रहा है। सारा स्ट्रक्चर वो प्रोटीन का बना है। एक बेसिक सा इंफॉर्मेशन देती हूँ, हमारे बॉडी में प्रोटीन बनती कैसे है, ठीक है। हमारे पास होता है डीएनए, डीएनए से बनता है हमारा आरएनए, ठीक है। आरएनए से बनती है हमारी प्रोटीन्स। अब ये जो डीएनए होता है
ये इंफॉर्मेशन सारा कैरी करता है कि हमको कौन सी प्रोटीन बनानी है। मान लीजिए हमारे फिंगर्स के लिए, हमारे नेल्स के लिए, हमारे हेयर्स के लिए, सबके लिए अलग अलग प्रोटीन चाहिए। तो वो चीज़ ये डीएनए को पता होता है। तो इसीलिए हम कहते हैं ना, हमको प्रोटीन रिच डाइट इसलिए बात करते हैं अभी, क्योंकि सारा जो बॉडी का स्ट्रक्चरल फॉर्म होता है, हमारा स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन, वो सारा प्रोटीन का बना होता है। अच्छा, प्रोटीन का कंपोनेंट क्या होता है? इसका कंपोनेंट मतलब कौन कौन सी चीज़ों से मिलके बना होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर। लिख देती हूँ, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर। ये ये सारी चीज़ों से मिलके ये बना होता है, ठीक है। अच्छा, ये हमारी बॉडी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है। बताया ना, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। और क्या है, ये इसके जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं ना, मतलब ये बना किससे होता है, तो इसकी जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है वो होती है एमिनो एसिड्स, ठीक है। और ये हमारी बॉडी में प्रोटीन जो है वो हमारी बॉडी में, प्रोटीन हमारी बॉडी में किस फॉर्म में अब्जॉर्ब होता है, ये किस फॉर्म में यूज होता है? इन द फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड, ठीक है। ये हमारी बॉडी में अमाइनो एसिड के फॉर्म में यूज होता है। हमारे बॉडी में 20 इसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, 20 इसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं, ठीक है। अब अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं इसके बाद हम उसको भी देख लेंगे, ठीक है। अब एक अमाइनो एसिड्स के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। अब हमने देखा कि प्रोटीन है, प्रोटीन हमारी बॉडी में अमीनो एसिड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, उसी फॉर्म में हम यूज करते हैं उसको। तो ये अमाइनो एसिड होता क्या है? अमाइनो एसिड होता क्या है? अमाइनो एसिड इज, इट इज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। बिल्डिंग ब्लॉक मतलब जैसे समझिए आपका घर बन रहा है, घर के लिए ईंट चाहिए होती है ना, वैसे ही प्रोटीन के लिए जो ईंट का काम करता है वो अमीनो एसिड करता है। तो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन होता है ये, ठीक है। हमारे यहाँ पे जितने भी एसिड्स, अमीनो एसिड्स हैं, वो 20 अमीनो एसिड्स है। देयर आर 20 अमीनो एसिड्स प्रेजेंट, ठीक है। अब ये 20 अमीनो एसिड्स में दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है। कुछ 10 जो है वो एसेंशियल है, एसेंशियल है, और 10 जो है वो हमारे नॉन एसेंशियल है, ठीक है। जो मिले तो भी काम चल जाएगा, नहीं मिले तो भी काम चल जाएगा। लेकिन अगर जो ये हमारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स है, ये हमको मान लीजिए नहीं मिल रहे हैं या फिर प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिल रहे हैं, तो इससे इससे हमको डिजीजेस भी हो सकती हैं। जो डिजीजेस होती है वो न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस हो सकती हैं, ठीक है। न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस हो सकती हैं अगर ये 10 एसेंशियल अमीनो एसिड्स हमको नहीं मिले तो होंगे तो। अब ये जो 10 एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, ये हमारे ऑब्टेन होते हैं बाहर से, ठीक है। मतलब आउटसाइड द बॉडी। ये हमारी बॉडी के अंदर सिंथेसाइज नहीं होते, ठीक है। ये हमारी बॉडी के अंदर सिंथेसाइज नहीं होते। और जो हमारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, ये मोस्टली जो होते हैं, मोस्टली जो होते हैं ये बॉडी में हमारे सिंथेसाइज नहीं होते हैं। मोस्टली मोस्टली ये नॉट सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी, दे आर नॉट नॉट सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी, ठीक है। ये हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते। जहाँ के ये जो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, ये बॉडी में सिंथेसाइज्ड होते हैं, सिंथेसाइज्ड। These are synthesized in our body, ठीक है। अब ये जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं वो कौन कौन से हैं, इनकी बात कर लेते हैं हम। इसको हम ज़रा नीचे खिसका देते हैं non-essential वाले को।
अभी हम एसेंशियल अमीनो एसिड्स कौन कौन से हैं उसको देख लेते हैं। ठीक है, हमारे 10 एसेंशियल अमीनो एसिड्स कौन कौन से हैं, उनमें से क्या है, सबसे पहला हमारा ल्यूसिन है, आइसोल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, ठीक है। फिर हमारा थ्रियोनिन, ठीक है, थ्रियोनिन, थ्रियोनिन, थ्रियोनिन होता है। फिर उसके बाद हमारा है मेथियोनिन, मेथियोनिन, ये आप 10 एसेंशियल अमीनो एसिड्स को याद रखिएगा। और फिर हमारा है फिनाइल एलानिन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है आर्जिनिन, आर्जिनिन। उसके बाद है हिस्टिडीन, हिस्टिडीन। फिर उसके बाद है हमारा लाइसिन, लाइसिन। और उसके बाद है ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन। और लास्ट है वैलिन, ठीक है। तो क्या 10 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये हमारे 10 इसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं। इसके अलावा जो भी हमारे बचते हैं 10 अमीनो एसिड्स, इसके अलावा अगर कोई नाम देता है तो वो हमारे कौन से हो जाएंगे, वो हमारे नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, जो हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज कर लेती है। इसेंशियल अमीनो एसिड्स की कमी पे हमारी बॉडी में न्यूरोलॉजिकल डिजीजेज भी हो सकती हैं, ठीक है। अभी हम बैक टू द प्रोटीन आते हैं, प्रोटीन की बात करते हैं। प्रोटीन हमारे बॉडी में जो 80% ऑफ द लिविंग मैटर है, ठीक है। अभी हम प्रोटीन पे आते हैं। 80% ऑफ द लिविंग मैटर इन आवर बॉडी, जो भी सॉलिड मैटर हमारे बॉडी में होता है उसका 80% जो होता है वो प्रोटीन होता है, ठीक है, इन लिविंग सेल। तो लिविंग सेल में जो सॉलिड मैटर का 80% वो होता है वो प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। अमीनो एसिड्स की हमने बात कर ली, वो अमीनो एसिड्स हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। अभी नेक्स्ट हम बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स क्या हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स क्या है, बस आप ऐसे टाइप्स जान लीजिए, बहुत डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है इसको। पहले सबसे पहले स्ट्रक्चर के बेस पे देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले स्ट्रक्चर के बेस पे ये एक होता है हमारा फाइब्रस, फाइब्रस प्रोटीन। और हमारा नेक्स्ट हो गया ग्लोबुलर प्रोटीन, ठीक है। ये 6 to 8 और प्राइमरी में तो नहीं आएगा, पीजीडी लेवल के टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स की बात कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम एक और बेस पे होता है हमारा प्रोटीन का स्ट्रक्चर, वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी। ये है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसा है उसका। फिर अगर हम सॉल्युबिलिटी की बात करें, सॉल्युबिलिटी के बेस पे, तो सॉल्युबिलिटी के बेस पे अगेन प्रोटीन जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है सिंपल प्रोटीन और एक होता है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। अगर आपको इन सब पे डिटेल वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, बट अभी मुझे ज़रूरत नहीं लग रही है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, जो हम फैट के बारे में बात कर लेते हैं, हमारा सिर्फ फैट बचा है। और अभी हम प्रोटीन के क्या क्या यूजेस हैं और उससे होने वाली डिफिशियंसी डिजीजेस इंपॉर्टेंट है वो मैं बोल रही थी। अच्छा, प्रोटीन, प्रोटीन क्या है, प्रोटीन डिफिशियंसी डिजीजेस, ठीक है। तो हमारे प्रोटीन डिफिशियंसी डिजीजेस कौन कौन सी हैं, एक हमको दो पढ़ने हैं अभी यहाँ पे। एक है क्वाशियोरकर और मैरस्मस, ठीक है। क्वाशियोरकर, क्वाशियोरकर ये होता है सबसे पहले, ये बच्चों में होता है, चिल्ड्रन में। सबसे पहले ये चिल्ड्रंस में होता है और इसमें होता क्या है, जो मसल्स होती हैं वो वीक हो जाती हैं, तो जो बच्चा होगा वो फिजिकली वीक होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारी डिजीज जो है वो मैरस्मस है, मैरस्मस, क्वाशियोकर और मैरस्मस। ये डिजीज जो मैरस्मस है, इसमें जो होता क्या है, इसमें मेंटली रिटार्डेड हो जाता है, मेंटली रिटार्डेड हो जाता है पर्सन, मेंटल मेंटल रिटार्डेशन होता है इसमें, ठीक है। मेंटल रिटार्डेशन होता है।
और एक चीज़ होती है, अगर मैरस्मस किसी को हुआ है तो उसका जो बॉडी वेट है, बॉडी वेट वो बहुत तेज़ी से कम होता है, ठीक है, बॉडी वेट में लॉस होता है। तो ये हमारा रहा अभी प्रोटीन का पूरा टॉपिक। नेक्स्ट हमारा लास्ट टॉपिक इसमें क्या है, फैट्स के बारे में। फैट्स हमारे क्या क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। तो फैट हमारा जो बना होता है वो फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल का बना होता है। इट इज मेड अप ऑफ फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, ठीक है। अच्छा, ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का बना होता है। इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, जैसे उनमें हमने देखा उसमें इसमें भी देखते हैं कंपोनेंट्स इसके क्या क्या हैं। अगेन वैसा ही है सेम, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। लेकिन जो फैट्स में ऑक्सीजन का अमाउंट होता है वो कार्बोहाइड्रेट की तुलना में बहुत कम होता है, लेस देन कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो जो कार्बोहाइड्रेट की तुलना में फैट्स में जो ऑक्सीजन होता है वो काफ़ी कम होता है। ये जो हमारा एनर्जी प्रोवाइडिंग मटेरियल है ये वाटर में सॉल्युबल होता है, ठीक है। ये वाटर में सॉल्युबल होता है, लेकिन लेकिन ये जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं soluble in water but insoluble in insoluble in organic solvents, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जितने भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है उसमें ये इनसॉल्युबल होता है, ठीक है। तो ये फैट्स के बारे में हो गया। फैट्स हमारे दो टाइप के होते हैं। अगर टाइप्स की बात करें तो अभी बस वीडियो खत्म होने वाला है तो आप इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा। टाइप्स के बारे में बात करें, ओरिजिन इसका कहाँ से हुआ है, मतलब हमको कहाँ से मिल रहा है फैट, उसके बेस पे अगर बात करें बायोलॉजिकली तो एक एनिमल से हमको मिल सकता है या तो हमको प्लांट से मिल सकता है। तो एनिमल से जो मिलने वाला फैट होता है वो ऑलमोस्ट हमेशा सैचुरेटेड फैट होता है, सैचुरेटेड सैचुरेटेड फैट्स होते हैं। जो ये सैचुरेटेड फैट्स होते हैं इनकी हमको लेस क्वांटिटी रिक्वायर्ड होती है, लेस क्वांटिटी, अमाउंट या लिख सकते हैं रिक्वायर्ड, ठीक है। अब ये एनिमल फैट्स हमारे कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं हमको, अगर एनिमल फैट के बारे में बात करें तो चीज़, ठीक है, जितने भी हमारे मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी मिल्क प्रोडक्ट्स हैं उनसे मिलने वाली जितनी भी चीज़ें हैं उनमें मिलने वाला फैट, प्लस हमारा मीट हो गया, फिश हो गई, ठीक है, ये सब हमारा एनिमल फैट है। प्लांट फैट क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड होते हैं। ये अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं, इनकी हमको जो ज़रूरत होगी वो हायर अमाउंट, ठीक है। नेक्स्ट जो होता है इसको हमको ये हमें ऑप्टेन होता है कहाँ कहाँ से, प्लांट प्रोडक्ट्स, जितने भी सीड्स या कोई भी चीज़ है जिनसे हमको ऑयल निकलता है ना, जैसे कि मस्टर्ड, कोकोनट कोकोनट या ग्राउंडनट हो गया, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये हमारा हुआ फैट्स के बारे में। अभी हमने अपने पूरे लेक्चर में सारी चीज़ों को डिस्कस कर लिया है, तो एक बार आप हम पूरे अभी तक की जितनी चीज़ों को पढ़ा है उसको एक बार हम रिवाइज करने की बात करते हैं। तो देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हमने फर्स्ट लेक्चर से पढ़ ली हैं। हमने न्यूट्रिशन पढ़ लिया, ठीक है। हम अगर चीज़ों को समराइज करें तो सबसे पहले हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन, ठीक है। न्यूट्रिशन के बारे में देखा था उसके क्या क्या टाइप्स हैं, ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। उसके बाद हमने लाइफ प्रोसेसेस के बारे में देखा क्या क्या होती हैं। लाइफ प्रोसेस में हमारी फिर न्यूट्रिएंट्स फिर आ गए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या था, न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात किया। न्यूट्रिएंट्स हमारे कितने हैं, माइक्रो और मैक्रो, ठीक है। माइक्रो और मैक्रो होते हैं। माइक्रो में हमारे वाइटामिन और मिनरल्स होते हैं, मैक्रो में हमारे कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन्स, ठीक है। तो ये हमारा पहला टॉपिक अभी खत्म होता है। ये सारी चीज़ें मैंने मोस्टली एनसीईआरटी बेस्ड की थी। आने वाले लेक्चर्स में मैं एनसीईआरटी का इस पे सारा डिटेल भी एक वीडियो बनाऊंगी, तो उसको भी देखिएगा। हाँ, लास्ट कुछ क्लासेस में हमने एनिमल फिजियोलॉजी के
ब्रेन वाले टॉपिक पर भी, प्लस इकोलॉजी के बारे में भी बात किया है, तो वो मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, तो वो प्लीज़ भी देखना आप ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो या फिर कोई इश्यूज़ हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच।